हेलो स्टूडेंट्स, PSYH ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस। आज की जो क्लास है आपका जो थर्ड चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने शायद देख लिया होगा और नहीं देखा तो आप जरूर देखें और उस पर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की जो क्लासेस हैं उनको भी देखें, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज स्टार्ट करते हैं आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का सेकंड पार्ट जो चैप्टर चल रहा है। उसमें आएगा अब क्लिंटन का दौर। फर्स्ट जो पार्ट था हमने आपको बताया था उसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में, जब कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था। जो कार्रवाई की गई उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। वो हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया था, आप उसको अच्छे से देखें, आपको ये नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में देखें आप क्लिंटन के दौर में, जब बिल क्लिंटन अमेरिका जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने अमेरिका की शासन की बागडोर संभाली और क्या फिर अमेरिका के शासन में परिवर्तन आया, किस प्रकार से उन्होंने बागडोर संभाल के एक संचालन किया, अमेरिका के नेतृत्व किस प्रकार से किया बिल क्लिंटन ने, और विश्व पटल पर उस राजनीति का क्या प्रभाव रहा, उस दौर को हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लिंटन का दौर। इसमें देखें आप, प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल, शॉर्ट में बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। हालांकि उन्होंने प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व किया था, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे और उसको जीता भी था। उस युद्ध में, इराक के खिलाफ जो युद्ध किया गया था, उसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस वक्त पर जॉर्ज बुश थे, उन्होंने जीत भी दिलाई। लेकिन 1992 में जब चुनाव हुए अमेरिका में राष्ट्रपति पद के, तब वहां पर वो बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर न मुद्दा रख के उन्होंने घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश या भारत देश के गणतंत्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति पद का चुनाव या राष्ट्रपति उम्मीदवार का जो निर्वाचन जो किया जाता है वो 5 सालों तक किया जाता है, और वहीं पर अमेरिका जो गणतंत्र है, जो राष्ट्र है, उसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो एक बार में 4 सालों के लिए किया जाता है। एक बार का उम्मीदवार जब निर्वाचित हो जाता है, वह 4 सालों तक वहां पर राज करता है, 4 सालों तक वो शासन करता है उस पद पर। लेकिन वहीं ये 1992 में चुनाव जीते थे और उसके बाद 1996 में चुनाव जीते। इसका मतलब ये लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। इन्होंने इस दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए, क्या क्या किए? इन्होंने घरेलू नीति को अपने चुनाव का प्रचार का निशाना बनाया था, चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और वे इस तरह 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है। इनका जो मुद्दा था वो घरेलू नीति का था, इसलिए उस वक्त जब बिल क्लिंटन का राज था, उन्होंने सोचा कि अमेरिका ने घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है खुद की राजनीति को, और विश्व के मामले में उसकी भरपूर नहीं रही स्थिति, जो उसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर उसकी स्थिति है जो वो भरपूर नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। अब याद इस चीज को भी आप समझें कि बिल क्लिंटन के जो मुद्दे थे वो चाहे घरेलू नीति से उद्धृत थे, चाहे घरेलू नीति अपना रहे थे, लेकिन उनकी जो सैन्य शक्ति है और जो सुरक्षा है उस मामले को ध्यान रखते हुए भी उनकी जो सैन्य शक्ति है, फौजी जो ताकत है, वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखती थी। इसमें दिया है विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा।
इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में युगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की। कोसोवा में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। कोसोवा में जो प्रांत है युगोस्लाविया का, वहां पर अल्बानियाई लोगों की बहुलता है और वो क्या कर रहे थे, वहां पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने युगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी। जो अमेरिका का जो नाटो मिलिट्री अलायंस है या मिलिट्री जो संगठन है, उसका सैनिक जो गठबंधन था, उसने युगोस्लावियाई क्षेत्र जो हैं उन पर 2 महीने तक बमबारी की, उनको दमित करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके जो आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, स्लोबोदान मिलोचेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो का सेना काबिज हो गई। आप ये चीज कह सकते हैं कि जिस प्रकार के लिए नाटो ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, 2 महीने तक बमबारी की, वो उसमें सफल रही और कोसोवो पर किसका नियंत्रण हो गया, नाटो की सेना का। नाटो की सेना वहां पर कोसोवो पर क्या हो गई, काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या के जो क्षेत्र है नैरोबी और दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर हुई। जो अमेरिकी दूतावास, अमेरिकन एम्बेसी थे, जो देखिए जो ये जो की है, उसके जो आंदोलन को, अल्बानियाई क्षेत्रों को दमित करने के लिए जो कार्रवाई की, उसके साथ साथ बिल क्लिंटन के ही दौर में, उन्हीं के शासन में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई थी नैरोबी केन्या और दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में। जो वहां पर बमबारी की गई थी आतंकवादी संगठन, मैं आपको बता दूं, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उनके दौर में, उनके शासन के समय पर केन्या और दार ए सलाम तंजानिया, केन्या और तंजानिया में जो अमेरिकी दूतावास हैं उन पर आतंकवादी हमले हुए थे और इसका जवाब देने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं इन हमलों के लिए अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन है उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके जवाब में क्लिंटन जी ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। कौन सा चलाया था? इनका जवाब देने के लिए, इनका बदला लेने के लिए, आप बोल सकते हैं इनके बदला लेने के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया था। किसके लिए चलाया था? ये जो हमले हुए थे उनकी जवाबी कार्रवाई के लिए। किसको जिम्मेदार ठहराया है इसका? आप बोल सकते हैं अल-कायदा आतंकवादी जो संगठन है उसको इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। कहां कहां हुए थे ये हमले? आप बोल सकते हैं तंजानिया और केन्या में। केन्या का जो क्षेत्र है वो नैरोबी और तंजानिया का है दार ए सलाम। ठीक है, उनके जवाबी कार्रवाई में ये उन्होंने किया था। देखें 1998 में हुई ये जो बमबारी, उसके जवाब के लिए अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। जो इस्लामी विचारों से प्रभावित था आतंकवादी संगठन अल-कायदा, उसको इसके लिए जिम्मेदार बताया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। इस आतंकवादी जो हमला हुआ था इसके लिए, इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। मैंने आपको बताया जो बिल क्लिंटन है उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया इसके खिलाफ, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, उन्होंने इसको जारी करने का आदेश दे दिया। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आप जो प्रमुख और जो 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे, 4 अभियान पढ़ेंगे जो अमेरिका द्वारा किए गए थे। एक हम पढ़ चुके हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, सेकंड पढ़ रहे हैं अब हम ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो ये दूसरा आ गया आपका, इनको अच्छे से तरह से ध्यान दें, यही मुख्य पार्ट है आपके इस चैप्टर के। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। इस ऑपरेशन में क्या किया गया था कि जो सूडान है और अफगानिस्तान है वहां पर जो अल-कायदा आतंकवादी संगठन के जो ठिकाने हैं उन पर क्रूज मिसाइलों द्वारा क्या किए गए थे, हमले किए गए थे। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी
निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। इसके दौरान अमेरिका पे यह आरोप भी लगा कि उसने कुछ जो आम नागरिक होते हैं उनके ठिकानों पर भी हमला बोला था, निशाना साधा था, और जबकि इनका आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत पर थी, अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत पर थी। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। अब देखिए, असली मुख्य घटना है, अमेरिका को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी 9/11 की घटना। देखिए, इस घटना में हुआ क्या था। 11 सितंबर 2001 को अरब देश के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमान जो हैं उन पर कब्जा कर लिया। इसमें मैं आपको बताया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें घटना में जो हुआ क्या था। अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, अमेरिकी विमानों को, 4 अमेरिकी विमान थे, उनको उड़ान भरने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। और हुआ क्या, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से जाके टकरा दिया। उन्होंने जो पहला विमान था उसको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से जाके उसको टकरा दिया। वहीं दूसरे विमान को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के दक्षिणी टावर से जाके टकरा दिया। 2 विमान वहां पर टकरा दिए इन्होंने। अब हुआ क्या, तीसरा विमान जो है अमेरिका के रक्षा विभाग की मुख्य बिल्डिंग है पेंटागन, उससे जाके टकरा दिया। जो चौथा विमान था उसको कांग्रेस की मुख्य बिल्डिंग से जाके टकराना था, लेकिन वो उस टकराने से पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर क्रैश हो गया। ये 4 विमान थे और 4 विमानों को ये ऐसे हुआ था। ये बहुत बड़ा हमला माना गया था अमेरिका के ऊपर। विश्व में इसको आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना के रूप में दिया गया। जो महाशक्ति है अमेरिका, उसके ऊपर ऐसे हमले की किसी को भी शंका नहीं थी। अमेरिका खुद अपने रक्षा विभाग को इतना मजबूत समझता था कि उसको इस चीज की आशंका थी ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकी हमला, हमारे को दिल दहलाने वाला आतंकी हमला होगा। इसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। देखें इसमें क्या क्या बताया गया आपके। देखिए, इसमें 9/11 आतंकवादी के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। मैं आपको इसके बारे में, इस डेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, हमारे यहां पर मैंने आपको बताया 11 सितंबर 2001 की घटना है। ये कब की, 2001 की घटना है। इसे 11/9 की घटना क्यों कहते हैं, वैसे होना तो ये है, तो ये 11/9/2001, ठीक है, घटना तो ये है। लेकिन अमेरिका में जो डेट लिखने का जो नियम है, जो डेट लिखते हैं अमेरिका में, वो लिखते हैं ऐसे, मंथ को लिखते हैं पहले। किसको लिखते हैं, मंथ को पहले, 9/11/2001। तो उस हिसाब से इसको 9/11 की घटना कहते हैं। ये है इसका कंसेप्ट। 9/11 की घटना क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर मंथ को पहले लिखा जाता है। हमारे यहाँ पर डेट को पहले लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, डेट को, 11/9/2001। तो वहां पर लिखते हैं मंथ को पहले, इसलिए ऐसे लिखते हैं 9/11। डेट का कंसेप्ट ये है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको बताया था कि 11 सितंबर 2001 के दिन जो अरब देश है, विभिन्न अरब देश, कई अरब देशों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए ये यूज नहीं हुआ है। विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता थे। कितने थे, 19 किडनैपर्स थे। उन्होंने उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जो अमेरिका के जो विमान थे उन पर कब्जा कर लिया, उनको हाईजैक कर लिया उन्होंने। जो किडनैपर्स थे उन्होंने इन वायुयानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। उनके सीध में उड़ाकर ले गए क्योंकि टकराना था उनको। 2 जो विमान है, मैंने आपको बताया था, 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिए। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की
पहला जो विमान था वो उत्तरी टावर से और दूसरा जो विमान है वो दक्षिणी टावर से जाके टकरा दिया और क्रैश हो गया। तीसरा जो विमान है वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। अमेरिका का रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग की बिल्डिंग है ये पेंटागन। अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन से टकराया। देखिए यूएस अटैक्ड, थोड़ा सा तस्वीर है ये, इसकी जो फोटोज दी गई है उनको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये स्थिति भयानक दिखाई गई थी। आप देख रहे होंगे अच्छे से कि ये देखिए कितनी बुरी स्थिति थी उस वक्त जब ये क्रैश हुए थे। मैंने आपको बताया लगभग कितने लोगों की मौत हुई थी, लगभग 3000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। कितने लोगों की? 3000 लोगों की मौत हुई थी इसमें। इतना बड़ा बुरा आतंकवादी हमला था। और आप देखिए ये उत्तरी टावर और दक्षिणी टावर की जो बिल्डिंगें दिखाई गई हैं अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, वहां पर जाके ये क्रैश किए गए थे। अमेरिका का रक्षा विभाग है पेंटागन, वहां पर ये क्रैश किए गए थे। आप ये चीजें देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी उस वक्त में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 4 विमान हाईजैक किए थे 19 अपहरणकर्ताओं ने, या 19 किडनैपर्स थे, उन्होंने 4 विमान हाईजैक कर लिए थे अमेरिका के। और उनको पहला जो विमान था वो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है उसके उत्तरी टावर, सेकंड दक्षिणी टावर से जाके टकरा दिया। और अमेरिका का रक्षा विभाग है पेंटागन, उसकी बिल्डिंग से तीसरा विमान टकरा दिया। चौथा जो है अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग से मुख्य इमारत से टकराना चाहते थे, लेकिन वो पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके क्रैश हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगली सुबह 9/11 की जो घटना हुई थी की रिपोर्टिंग इस तरह की थी। जो अखबार दिखाया गया, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स हैं आप देख लीजिए। हाईजैक जेट डेस्ट्रॉय ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर, ये दिया हुआ है, इसकी हेडिंग है। ये जो पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, जो पेंटागन में जाके टकराया था वो रक्षा विभाग का क्या है? मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया और क्रैश हो गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। कौन सी घटना को? 9/11 कहा जाता है। अब अच्छा उसमें कंसेप्ट भी दे रखा है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है। संक्षिप्त रूप मतलब छोटे रूप में, जो आपको लिखा है 9/11 9/11 है, न के 11/9। आप सोचें कि डेट को पहले गिने तो वहां पर कंसेप्ट है कि मंथ को पहले लिखते हैं। मैंने आपको बताया भी कि आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं ये कंफ्यूज हो जाए। इस चीज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया कि वहां पर मंथ को पहले लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? वहां पर ये चलन है। देखिए हमारे यहां पर क्या है? डेट, फिर होता है मंथ, ऐसे ही तो लिखते हैं, फिर होता है ईयर, ये। लेकिन वहां पर लिखा जाता है मंथ को पहले। किसको? मंथ को, फिर बाद में डेट को लिखते हैं। यानी कि डेट बाद में आती है, मंथ पहले आता है। तो ऐसे ही इसी में दे रखा है 9वां जो सितंबर है वो 9 सितंबर 11 तारीख को, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, इसी घटना को यहाँ पर लिखते हैं 11/9। ठीक है, कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। 9/11 की घटना क्यों कहा गया है इसको? कंसेप्ट यही है क्योंकि अमेरिका में मंथ को पहले लिखा जाता है, जैसा कि भारत में लिखा है। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे। कितने लगभग लोगों की मौत हो गई थी इसमें? 3000 लोगों की। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहलाने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941, आप देख सकते हैं 1814 और 1941, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर। अमेरिका 1776 में एक देश बना। कितने में, कब जाके एक रूप में आया था, अस्तित्व में आया था वो? 1776 में। और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। इस घटनाओं से 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में, 1814 में ब्रिटेन जो यूके है उसने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। 1941 में 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला, आप इस चीज को देखें कि तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। जब ये घटना हो गई, वहां पर क्या हो गई? घटना हो गई, उस घटना को आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दे दिया।
और 9/11 से स्तब्ध हो गया अमेरिका, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। तब उन्होंने इसका जवाबी कार्रवाई करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक तुरंत आनंद फानन में उन्होंने क्या किया, जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। कौन से थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने। वे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यहां से आपका तीसरा ऑपरेशन या तीसरा अभियान स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो गया पहला आपका, सेकंड हो गया आपका ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और थर्ड है आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह आपको ध्यान रखना है कि कौन सी घटना के साथ कौन सा अभियान चलाया गया था। 9/11 की घटना की जवाबी कार्रवाई के लिए उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। जवाबी 9/11 की जो घटना है उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए था। तो जाहिर सी बात है ये जो अभियान था, ये जो एक ऑपरेशन चलाया गया, ये उसी के लिए चलाया गया जिन पर अमेरिका को 9/11 का शक हुआ। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। कौन कौन से आतंकवादी संगठनों को इसका निशाना बनाया गया? अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को। तालिबान के शासन के पांव जल्द ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के जो अवशेष हैं अब भी सक्रिय हैं। हालांकि उस कार्रवाई से इनकी जो स्थितियां थी वो डावाडोल हो गई। इन आतंकवादी संगठनों को अमेरिका ने भयंकर कदम उठाए, अच्छे से गिरफ्तारियां की, आतंकवादियों को मार गिराया, कई हमले भी किए। तो इस स्थिति में इनकी जो स्थितियां वो बिगड़ गई और ये आतंकवादी जो संगठन लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गए। लेकिन आज भी एट द प्रेजेंट टाइम आप बोल सकते हैं वर्तमान में भी इनके कुछ अवशेष या अंश बचे हुए हैं, मतलब कि ये वर्तमान में भी संचालित है। 9/11 की घटना के बाद अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। इनकी सक्रियता की जो स्पष्टता है वो इससे सक्रिय है कि पश्चिमी देशों पर इन्होंने 9/11 के बाद भी कुछ हमले किए हैं, आप ये बोल सकते हैं। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाया कर रखा गया या बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है उसमें गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार जो लोग हैं उनकी जो सरकार, उनके देशों की सरकार को भी ये बताया नहीं गया और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उनकी जो खुफिया जेल खाने थे अमेरिका के, उनमें बंदी बनाकर उनको रखा गया। ये देखिए, ये जो चार्ट है अमेरिका की विदेश नीति को बताता है। अब ये जो एक बगल को जो दिया हुआ है एक साइड, बिल्कुल आप इस चीज को देखिए कि अमेरिका की स्थिति को उजागर करता हुआ ये देखिए, इसमें दिया हुआ है अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका की विदेश नीति से ये है कि देखिए, ये चुपचाप शांति से खड़े हुए हैं दो व्यक्ति, इसमें अमेरिका स्थिति दिखाई गई है। देखिए, उसको इसने मार दिया, यहाँ पर तीसरे इसमें दिखाया गया उफ मुझ पर हमला क्यों, ये पूछ रहा है जिस पर हमला किया गया वो ये पूछ रहा है कि मुझ पर हमला क्यों किया गया, मैं तो शांत खड़ा था, इस तरीके से। लेकिन इसमें तुझसे मुझे खतरा था, ये अमेरिका की विदेश नीति को दर्शाता। मतलब अमेरिका को जो खतरा, जिससे खतरा महसूस हुआ, जिसको ये लगा कि ये क्या उस घटना में सम्मिलित था या फिर जैसे भी, उसको वो छोड़ नहीं रहा था, उस पर कार्रवाई कर रहा था तुरंत। वो ये नहीं देख रहा था ये इनोसेंट है या फिर ये बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। तो इस ऐसे करके आप ये बोल सकते हैं कि अमेरिका कठोर कार्रवाई या कठोर कदम उठा रहा था। इसमें दिया हुआ है कि जो भी अमेरिका की जो विदेश नीति है का जो फ्लो चार्ट है वो बताया कि उसका क्या स्थितियां हैं, अमेरिका का दोस्ताना है कि नहीं है, भरपूर तेल और खनिज संपदा को कर रहा है, जो जितनी भी उसके तेल भंडार हैं, इराक पे जो हमला, इससे आगे का जो हम पढ़ेंगे एक अभियान पढ़ा जाएगा उसमें बताया गया इराकी फ्रीडम, जो अभियान हम पढ़ेंगे तीसरा है ये आपका, और चौथा अभियान पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिस पर ये इराक पर क्या करेगा, कब्जा करने के लिए हमला करेगा, उस पर अपनी मनपसंद सरकार बनाने के लिए करेगा। वो क्यों किया गया? जो इराक के जो तेल संसाधन है उन पर कंट्रोल लेने के लिए।
तो ये अमेरिका की विदेश नीति है, जिसको फायदा लगा उस पर वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसे करके ये दिखा रहा है। अमेरिका जो समर्थक हैं उनके, वो कठपुतली सरकार को बिठा दो, ये जो चार्ट है ये उसको शॉर्ट में ये बताया गया, इसको ये दर्शाता है। इसको शॉर्ट राजनीति आप इसको समझ सकते हैं। इसकी जो राजनीति है वो बस इतना ही है कि जो फायदेमंद है उसको यूज कर रहा है, उसको अपने साथ रख रहा है, और जिससे थोड़े से भी ये लग रहा है उसको कि मेरे खिलाफ है या फिर कोई साजिश ऐसी रच सकता है जिससे मुझे खतरा हो, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है। इस कार्टून के माध्यम से आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना, जो अमेरिकी जो सेना है उन्होंने क्यूबा के पास में एक अपना एक ठिकाना बना रखा था गुप्त, वो था ग्वांतनामो। ग्वांतनामो वे में अपना गुप्त ठिकाना बनाया, कुछ बंदियों को वहां रखा गया। ग्वांतनामो वे में कुछ बंदियों को वहां पर रखा गया था जो अमेरिका ने गिरफ्तारियां की थी। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब आप सोच के देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां दिया गया इस जगह रखे गए बंदियों को न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है। मैंने आपको बताया कि आप देखिए, सुनिए, आपको पता है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार होते हैं। हर राष्ट्र में अधिकतर स्थितियों में ये उनको देखा गया है, बताया गया है कि मौलिक अधिकार होते हैं हर व्यक्ति के एक अपने। वहीं जो अपराधी होते हैं जिनको सजा दी जाती है, जैसे कि भारत देश में, वहां अपराधियों के कुछ कानून बनाए गए अपराधियों के लिए, जिससे कि उनके मौलिक अधिकारों को क्या नहीं हो, हनन ना हो। उन्हें इस तरीके से, आप अमेरिका ने वहां पर क्या किया, जो बंदी बनाए ना, उनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऐसे यहाँ पर उनको कोई भी व्यवस्था नहीं गई थी, उनको दुराचारी स्थिति में रखा गया था, अमानवीय कृत्य उनके साथ किए जाते थे। अमेरिका ने क्लियर कह दिया, ये साफ ये चीजें कह दी कि हम अंतर्राष्ट्रीय करारों का कोई भी स्थिति में नहीं रखेंगे, इनको इनके साथ जानवर सलूक किया जाएगा, अमानवीय कृत्य किए जाएंगे, जिससे कि इनको ये पता लगे ये अपराधी हैं, ये स्थितियां, उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की गई। वहां पर कोई भी मानवीय स्थिति उनके साथ नहीं दिखाई गई थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर ले लीजिए, हर राष्ट्र ले लीजिए, सभी जगह अपने कैदियों के लिए, जो जेल खाने होते हैं वहां पर जो अपराधी होते हैं, उनके लिए भी कुछ कानून बनाए जाते हैं जिससे उनके साथ मानवीय स्थिति दिखाई जा सके और कुछ ऐसे कृत्य किए जा सकें जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, वो उनके मौलिक अधिकारों को खत्म ना कर सके। हर देश के एक अपने अलग प्रोटोकॉल होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन अमेरिका ने इन चीजों को खत्म कर दिया और यहां तक कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूएन है, जो यूएनओ है, वहां पर उनके जो सदस्य थे या उसको मिलने की अनुमति भी इन कैदियों से नहीं थी। सोच के देखिए अपना वर्चस्व किस प्रकार से वहां पर अमेरिका अपना दिखा रहा था। यूएनओ तक को परमिशन नहीं थी उनसे मिलने की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि थे उनको इनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से बढ़ चढ़कर था। ठीक है, आगे देखें। इराक पर आक्रमण, मैंने आपको बताया आपके 3 अभियान अमेरिका के द्वारा आपने पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभी पढ़ा है, और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये 3 आपने अभियान पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था 4 प्रमुख हैं, 4 हैं इसके मुख्य आपके चैप्टर में। इस जो चैप्टर है आपका, इसके 2 पार्ट बोल सकते हैं आप। एक तो इसकी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है और एक इसकी आर्थिक स्थिति को बताता है। सैन्य शक्ति में हम 4 इसके अभियान या 4 इसके ऑपरेशनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि कुवैत को आजाद कराने के लिए इराक पर हमला किया गया था। फिर अब पढ़ा हमने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जो कि अमेरिकी दूतावासों के जो आतंकवादी जो हमले हुए तो उनका जवाबी कार्रवाई के लिए किया गया था। फिर अब हमने पढ़ा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 9/11 की घटना, जो आतंकवादी जो हमला हुआ था अमेरिका पर, उसके जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया था। अब पढ़ेंगे हम इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण मैंने आपको बताया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये चौथा ऑपरेशन है आपका। इसको ध्यान से पढ़ें और समझें इसमें क्या था। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जो इराक है उस पर कंट्रोल लेने के लिए अमेरिका ने ये किया था। देखिए 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। जो इराक पर जो हमला किया गया था उसको एक कूट नाम दिया गया। कोड नेम होते हैं जितने भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम,
ये है जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये आपका जो है ये कूटने में अमेरिका का ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी अभियान है, ये आपको मुख्य आप ये जरूर आपको ध्यान रखने हैं। कब किया गया? 2003 के 19 मार्च को। 19 मार्च 2003 को कब किया गया? 19 मार्च 2003। आप ये बोल सकते हैं अमेरिका ने क्या किया था? इस पर इराक पर हमला किया था। कब किया था? 2003 19 मार्च को। क्यों किया? जो इराक के आप बोल सकते हैं जो तेल संसाधन है, तेल संसाधन, इराक के तेल संसाधनों पर अपना आधिपत्य करने के लिए, या आप बोल सकते हैं इराक में अपनी मनचाही सरकार बनाने के लिए, मनचाही अपने कंट्रोल की मनचाही सरकार कायम करने के लिए, ठीक है, आप बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। क्योंकि इराक पर कंट्रोल चाहता था तो जो सरकार है वो भी उसकी कंट्रोलिंग की होनी चाहिए, जो उसके आदेशों को माने, जो उसकी पालना करे, ठीक है। हमला किया अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिएशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षियों के महाजोट जो उसके साथ में थे, 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। अब जो आकांक्षा थी, आप सुनिए, यो दिया है आकांक्षियों के महाजोट है, इसमें दिया है आकांक्षियों के महाजोट, कॉलिएशन ऑफ विलिंग्स, इसमें जो दिया है आपका अमेरिकी अगुवाई वाले कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षियों के महाजोट, मतलब जो अमेरिका की जो आकांक्षा थी वो वहां के तेल संसाधनों और इराक में अपनी मनचाही सरकार स्थापित करने की, और तो इसी इच्छा को रखने वाले जो ग्रुप था जो उसके साथ थे, जो ये थे 40 से ज्यादा देश शामिल हुए इसमें। किसमें? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी। अब ये देखिए इसके वर्चस्व को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इसकी अनुमति दी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये कृत्य किया या इस घटना को अंजाम दिया। ये जो है इस हमले की अनुमति नहीं दी, ये मुख्य है इसकी, इस हमले की उसने अनुमति नहीं दी थी, बिल्कुल, ठीक है, दिखावे के लिए। अब अनुमति नहीं दी तो अमेरिका ने दिखावा क्या किया विश्व के सामने या संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने? उन्होंने दिखावे के लिए कहा कि सामूहिक हथियार, सामूहिक संहार, इराक जो है अमेरिका ने दिखावे करने के लिए क्या कह दिया कि इराक जो है वो सामूहिक संहार वाले क्या कर रहा है? हथियारों को जन्म दे रहा है या हथियारों का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। उसने ये अमेरिका ने ये जवाब दिया। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के रोकने के लिए जो इराक है, अमेरिका ने दिखावे के लिए विश्व पटल पर यह कह दिया कि जो सामूहिक संहार है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए या उनको रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। ये जो अमेरिका ने हमला किया, ये आपको समझ में आ गया क्यों गया? देख लीजिए एक बार से फिर। इसमें स्थिति जो दिखाई गई वो क्यों दिखाई गई? इसमें बताया गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना से रोकने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। जो सामूहिक संहार के जो हथियार हैं उनसे बनाने के लिए, इराक को रोकने के लिए हमने ये हमला किया है, ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सामूहिक संहार के हथियार, ये मुख्य आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कहा जाए कि अमेरिका ने इराकी जो फिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके लिए अनुमति नहीं दी, लेकिन अमेरिका ने दिखावे के लिए क्या कहा, अमेरिका ने अपना क्या रीजन बताया, उसके लिए क्या बताया कि हम ये घटनाक्रम को क्यों अंजाम दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है जरूर कि सामूहिक संहार, सामूहिक संहार, कि सामूहिक संहार हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये अमेरिका ने कहा था, जवाब दिया था कि हम जो ये कार्रवाई कर रहे हैं इराक पर, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इराक सामूहिक संहार के हथियार तैयार कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है। इराक पर हमला किया गया है, इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। अब ये देखा गया कि अमेरिका ने जो ये रीजन बताया, ये जो कारण बताया, लेकिन वहां पर तो ऐसा था ही नहीं, वहां पर हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण मिले ही नहीं वहां पर,
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे। जैसे अब मकसद क्या थे? इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। ये स्थिति समझ। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। अब आप जो ये सोच सकते हैं कि उसने कंट्रोल तो ले लिया सरकार पर, वहां पर कब्जा कायज तो कर लिया उसने, अमेरिका ने हमला किया और सैन्य कार्रवाई के मामले में जीत भी गया वो युद्ध, और वहां पर अपना जो कब्जा है वो कायम भी कर लिया। लेकिन वहां के जो आम लोग हैं, आम जन है वहां का, उनकी जो स्थिति है उनको शांत कर पाने में वो विफल रहा, सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। उसके हमले के बाद भी 50,000 लोग भी वहां पर मारे गए। 50,000 लोग वहां पर मारे गए थे। 3,000 सैनिक जो हैं, इराक के सैनिक कहीं ज्यादा मरे थे, अमेरिका के 3,000 के आंकड़े पे खत्म हुए। 3,000 सैनिक इसमें मारे गए थे। लेकिन ये जो अनुमान लगाया गया कि इस हमले के बाद भी वहां के जो नागरिक मारे गए वो कितने थे? 50,000 लोग। अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। स्थिति में यह माना गया इसका कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर जो अमेरिकी हमला हुआ था वो सैन्य और राजनीतिक धरातल पर क्या हुआ? असफल सिद्ध हुआ। वहां के जो लोगों के, वहां के उनके विद्रोह को वो नहीं संभाल सका। ये देखिए, ये जो स्थिति है ये किसको दिखाती है? अमेरिका के वर्चस्व को। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है इसका, लेकिन देखिए आपको ये थोड़ा सा समझ आ ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका का फ्लैग है। क्या है? अमेरिका का यूएसए फ्लैग। ठीक है, क्या है ये? यूएसए फ्लैग है। अब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो दिए इंडियन ओशियन हुआ, ये दिए स्थान दिए हैं इसका, ये समूचे विश्व की परिकल्पना को दर्शाता है। किसको? समूचे विश्व की परिकल्पना को। या आप बोल सकते हैं कि एक विश्व की स्थिति को दर्शाया गया है कि अमेरिका की फौज जो है, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है, यूएसए की सैन्य जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं वो विश्व में, सैन्य शक्ति विश्व में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। और आप बोल सकते हैं कि वो ताकत के साथ साथ ये जो कंट्रोलिंग है उसकी सबसे ज्यादा है विश्व में। ठीक है, ये इसी चीज को दर्शाता है, इससे आप ये समझ सकते हैं। फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा, यह कार्टून क्या बताता है? आपको मैंने बता दिया कि जो अमेरिका की जो बताई गई अमेरिकन जो फौज है, जो आर्मी है, उसकी यहाँ वर्दी है, उसकी जो ड्रेसअप है वो दिखाया गया है। और इसका दुनिया का जो नक्शा, दुनिया का नक्शा मैंने आपको बताया ना कि एक विश्व की परिकल्पना को दर्शाता है। ये जो चित्र है यहाँ पर दिया गया है, जितना भी है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर वगैरह, ये जितने भी चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ये कार्टून बता रहा है अमेरिका के वर्चस्व को। शॉर्ट में आप बस इतना ही बोल सकते हैं कि इस कार्टून के माध्यम से क्या प्रतीत होता है, क्या देख सकते हैं? अमेरिका का वर्चस्व। क्या देख सकते हैं हम? शॉर्ट में आप बोल सकते हैं अमेरिका का वर्चस्व। ठीक है, देखिए, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो आपका चैप्टर है उसका आपका एक हिस्सा कवर अप आप बोल सकते हैं। आपके जितने भी मैंने आपको मुख्य 4 अभियान जो बताए थे अमेरिका के द्वारा जो संचालित थे वो हमने पढ़ लिए, वो हमने समझ लिए। ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब आप इनको देखेंगे। हालांकि ये क्लास देखते ही आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से कि ये हुआ क्या था। मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज के साथ में ये आपको बताया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है
तो आप एक बार वीडियो देखें, फिर अपनी बुक को पढ़ें, आपको बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको एक बार ये वीडियो आप ढंग से पूरा वीडियो देख लेंगे और पूरा वीडियो सुन लेंगे अच्छे से, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको कंटिन्यू करें और अच्छे से समझें।